चलेंगे हम तो लोग। थोड़ा बहुत चेंज चेंज वेंज भी कर लें ताकि ये तो सब कोई नज़र आ रहा है ना। कोई और नहीं। अच्छा जी, ये आपके पास सवाल है जी 192.168.1.0 या 0.1 जी है? जी 1.0। 1.0/27 ऐसी जी है। जी ऐसा ही है। सबसे पहले तो आप इसकी बिट्स कन्वर्ट कर लो। ठीक है। बिट्स जब करोगे स्लैश की तो इसकी बिट्स बनेगी 8.8.8. 8.8.3। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक उसके है। बाद आपने इसका निकाल लेना है सबनेट मास्क। सबनेट सबनेट मास्क मास्क निकालोगे तो इसका बनेगा 255 टू डबल 2 2 4 225.224। हम्म उसके बाद आपने निकालना होता है नेटवर्क आईपी, ऐसे ना। हम्म। नेटवर्क आईपी क्या होता है कि आपका सिंपल सा रूल है कि जो ऑक्टेट सबनेट मास्क के अंदर फुल है वो हम्म। सेम एज इट इज वैसे आ जाएंगे, जिसमें आपके फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके क्या है, कंप्लीट है। तो जी। इसलिए आपका ये नेटवर्क आईपी आ गया, ठीक। क्योंकि थर्ड वाला फोर्थ वाला जो ऑक्टेट है वो आपका वो अनकम्प्लीट है और या जीरो हो। ठीक उसके है। बाद आपने निकालना होता है WCM, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड वैसे मास्क। इसका एक और मैंने भी तरीका आपको बताया था जो शॉर्ट तरीका था, ये था प्रॉपर तरीका। अब शॉर्ट तरीके के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऑक्टेट फुल है, मतलब हम इनको छेड़ ही नहीं सकते, हम्म ये वाले बिट्स। हम्म। जो फोर्थ ऑक्टेट है उसके अंदर 3 बिट्स यूज की हाँ गई हैं जो नेटवर्क के लिए यूज की गई हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे है। तो नेटवर्क की कितनी बिट्स यूज की गई हैं आपके पास यहाँ पे? टोटल 3 816। बिट्स। तो इसको हम अगर हम इक्वल करें तो हमारे पास 2⁻³ का आंसर आता है कितना? आपके पास 8। 8 नेटवर्क बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अब रिमेनिंग इस ऑप्शन के अंदर हम टोटल बिट्स यूज कर सकते थे 8। 3 तो आपकी यूज हो गई किसके अंदर? नेटवर्क के लिए। बाकी रिमेनिंग कितनी बच गई? होस्ट 5 की बिट्स। होल बिट। ठीक है ना? उसको हम करेंगे 2⁻5। तो आंसर कितना आता है? 2। 32। यही आता है ना? तो आपके ऑप्शन पास से टोटल यूजर ऑप्शन कितने बनेंगे? से 32। तो इसमें से एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी मैनेज कर देंगे तो आपके हम्म। पास कितना आंसर आ जाएगा? 30। ये होता है आपका यूजेबल आईपी। मैं ये आखिरी ये स्टेप जिसमें नेटवर्क कैलकुलेशन भूल गया था। ये मल्टीप्लाई तो मैं कर रहा था लेकिन होस्ट और नेटवर्क को देखते हुए नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये जी। क्लियर है अब? इंशाल्लाह। चलो गुड हो गया। अभी किसी को कोई आया क्लास के अंदर या नहीं? ये सारे सोए हुए हैं। सर बस वो एक ही स्टूडेंट आएगा। अच्छा जी। मरियम, आपने अकाउंट बनाया है ट्राई टू हैक मी में? ये सब बनाया है। एक्सप्लोर किया उसको? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, चलें जी, आज भी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर है, अब देखो। लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टूडेंट तो देख लें सर। वही तो मैं हैरान हूँ। सुमेर साहब तो वैसे चुप होंगे, वो तो इंस्ट्रक्टर है ना। हम्म। अच्छा सर एक चीज़ और आपने आपको शायद याद होगा आपने शुरू की क्लासेस में मुझे बताया था रैनसमवेयर अगर हमारे सिस्टम्स में आ जाता है तो उसकी की डिक्रिप्ट करने का एक वे होता है विद लॉग्स। हाँ, लॉग्स, इसको कहते हैं हाँ फ्रांजिक करना। तो उस तरह वो हो जाए अभी। अभी वाह, अभी जो मैं बता रहा हूँ तरीका, आज लास्ट लेक्चर है ऑलमोस्ट उसी टाइप में से है। उसमें मैं आपको डिजिटल फ्रांजिक वैसे जो, चल बता देता हूँ, ऑटो ऑटोप्सी के नाम से एक है, सॉफ्टवेयर है सर ये। वेबसाइट है। हाँ सॉफ्टवेयर है ना? कोई इसमें चेक कर रहा हूँ। ये ऑटोप्सी सॉफ्टवेयर है, ये वाला। ये है जी डिजिटल फ्रांजिक्स। कभी किसी ने यूज किया है? मैंने तो सर फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। देख लो, कोई हाल नहीं तुम्हारा भाई।
ये है ऑटोप्सी, ये है डिजिटल सर फॉरेंसिक। तभी तो सब परेशान हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। ये वैसे आप अभी आप यूज करें, अभी ये कुछ लिमिटेड फीचर्स पे है लेकिन अच्छा है, कम से कम आपके लैपटॉप नेटवर्क, छोटे मोटे नेटवर्क के लिए तो इनफ है। बाकी कुछ और टूल्स भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये तो वैसे ये डिजिटल फॉरेंसिक करने के लिए। चलें अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन फोकस है आज, जो बेसिक हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट एनालिसिस एंड रिस्पांस। ठीक हो गया। ठीक है। ये में हमारा की है, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, घुमा फिरा के भी बहुत सारी हो जाएंगी, तो इसलिए इसमें मेथोडोलॉजी बेसिक समझाई जाएगी कि बेसिक आप फोरेंसिक किस तरह करते हो। अगर आपके नेटवर्क के अंदर अटैक आता है, उस अटैक को आपने किल कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है और बड़ा की है साइबर। ये असल में मैंने कल भी बात की थी, कल के लेक्चर में भी एक चीज क्लियर की थी कि जो हम एज ए साइबर सिक्योरिटी कोर्स पढ़ रहे हैं, ये एज ए डिफेंड मोड पे है। ऑफेंस होता है एज ए हैकर मोड होता है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि इसको अगर आप उलट कर दो, ठीक है ना, तो ये आपको ऑफेंसिव मोड बन जाएगा। हम जो अभी जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, वो एज ए डिफेंडिंग मोड के हिसाब से की है। उसका काउंटर कर लो तो आपके एज ए ऑफेंसिव मोड पे बन जाएगी। चीजें वही होती हैं, चीजें चेंज नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा था कि जो एथिकल हैकर है, वो जो हैकर है ना, वो बेसिक वही एथिकल हैकर भी बन सकता है और एथिकल हैकर हैकर भी बन सकता है। बस वो शरीफ साथ से हटा लो या लगा लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ये होता है आपके जॉब ऑफ नेचर पे, कि आपका जॉब ऑफ नेचर, आप काम किस तरह करना चाह रहे हो, ये उसी चीज से है। लेकिन हम जो साइबर सिक्योरिटी ओप्स के अंदर ये चीजें डिस्कस करवाई जा रही हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या है, डिफेंडिंग मोड पे है, डिफेंस सिस्टम है आपका, ना कि ऑफेंस सिस्टम है। हाँ, अगर इसको काउंटर कर दो तो ये आपका ऑफेंस सिस्टम ही बन जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज का मसला नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ से खेल सकते हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले है कि एविडेंस हैंडलिंग एंड अटैक एट्रीब्यूशन, जो हम देखेंगे। फिर साइबर किल चेन है, इनको अदर वर्ड साइबर किल चेन है, इसको हम अगर ले जाए दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा फिर बन जाता है किल चेन, या इसको दूसरा वर्ड है सीटीएम। फिर कुछ मॉडल्स हैं इंट्रूशन एनालिसिस के, फिर इंसिडेंट रिस्पांस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज है आपका एविडेंस हैंडलिंग एंड अटैक एट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो डिजिटल फॉरेंसिक, करना कैसे है। डिजिटल फॉरेंसिक इज अ रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन डिजिटल डिवाइसेस रिलेट्स द क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले, एक मिनट, उसके बाद कहता है इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज आर द एविडेंस। देखो ना, हम अक्सर, मैंने शायद लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि हम डिजिटल फॉरेंसिक करते हैं, जब आप कोई चीज रिकवर करते हो ना अपने ओरिजिनल डाटा, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट कुछ लॉग्स भी होते हैं, सारी चीजें। जैसे मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बात की थी किस चीज की, बोला रैंसमवेयर अटैक की, कि अगर आपके लैपटॉप पे या आपके सिस्टम्स पे रैंसमवेयर अटैक्स आता है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को कि क्वेश्चंस से देख लो कि पहले तो आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें थी। मैंने कहा था कि आपने दूसरी ट्राइब के अंदर भी नहीं जाना, और उसके बाद आपने क्या काम करना है कि भाई उसको विंडो नहीं करनी सबसे पहली चीज, क्योंकि बहुत सारे लॉग्स होते हैं जिसमें हम आपकी कीज जो होती है उसी के अंदर होती हैं, वो हमें डिक्रिप्ट करनी चाहिए। ये नहीं होता कि की बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में पड़ी होती है कि हाँ हमें ये की मिल गई फौरन आप कर लो, नहीं, उस की को फाइंड करना होता है। दैट्स अ फोरेंसिक्स। आपको ना फोरेंसिक इश्यू कहते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक, या जो हम अक्सर कहते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक के लिए ना क्या कहते हैं भला, अक्सर याद होगा, अगर कोई मैं सियासी किसी को टारगेट नहीं कर रहा,
लेकिन कुछ वीडियो आई थी जज की, लीक्स हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी डिजिटल फॉरेंसिक करते हैं, जिसमें लिप सिंक आपस में मैच नहीं हो रही थी। तो था ना एक ऐसे इशू, याद हो अगर किसी को, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह के। तो मुझे 1 मिनट दे, मैं कॉल सुन ली, इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने उसमें, हाँ मैंने अभी एक टेम्पर वीडियो की बात की, इस तरह एक और बहुत सारी भी चीजें हुई। अभी रिसेंटली अगर किसी को याद होगा, कोई शेख रशीद का ना सेलफोन हैक हो गया था। अब ये आप लोगों को पता है या नहीं, ये वल्लाहु आलम। वो इसी तरह एक जज का क्या हुआ था कि फोन हैक हो गया। हालांकि फोन जब हैक होता है तो उसकी फोरेंसिक करवाना जरूरी होती है, लेकिन किसी ने फोरेंसिक नहीं करवाई। अब वो सच है या झूठ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। लेकिन वो दी एंड बैक एंड पे कहानी कुछ और ही होती है। इसी तरह जो मेन आपको फोरेंसिक याद होगा कि आपको, अगर मैं एग्जांपल दूं, जो अटैक हुआ था लाहौर के अंदर मेडिकल एसोसिएशन पे, वहां से कुछ मोबाइल जो कुछ ऐसी डिवाइसेस मिली थी, उनकी भी फोरेंसिक की। तो फोरेंसिक करने का मकसद क्या होता है, उसमें से कुछ चीजें ऐसी ली जाती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या आप सिस्टम के हवाले से बात करें तो वो बिल्कुल अलग होती है, चेंज होती है। तो यही काम की जाती है। इसी चीज में से आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करना, उसका डाटा को रिकवर करना, और क्रिमिनल एक्टिविटी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको उजागर करना। भाई ये चीज यहाँ पे आपका क्राइम हुआ है, दैट्स अ डिजिटल फोरेंसिक। एक सिंपल डेफिनेशन में बात करें, अब कहते हैं कि अंडर द यूएस हिप्पा रेगुलेशंस, इफ डाटा ब्रीच हैज अकर्ड इन्वॉल्विंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, then notification of the breach must be made to the affected individuals. अब कहते हैं digital forensic investigation must be used to determine the affected individuals. affected कौन से हुए हैं, कहते हैं at the time cyber security analyst, ये आपके जिम्मे काम है, may find themselves in direct contact with digital forensic evidence and details of the conduct of the members of the organization, जिसके साथ हुआ ये। Analyst must be know the requirements regarding the preservation of handling of such evidence इन फ्यूचर के लिए भी आपने काम करना है। लेकिन अब डिजिटल फोरेंसिक के कुछ प्रोसेस हैं, बड़े की हैं, और ये आपने ध्यान में रखना है। ये NIST के अकॉर्डिंग है, उसने 4 फेस दिए हैं इसके, और 4 एविडेंस के कलेक्शन के मेथोडोलॉजी है। सबसे पहली चीज है कलेक्शंस, इन अदर वर्ड दैट्स अ मीडिया। कलेक्शन में क्या, सबसे पहले लेट्स सपोज अगर हमारे यहाँ कोई इशू, अभी मैंने लास्ट में भी आपको एग्जांपल दी थी कि लाहौर के अंदर एक वो जो खून शेक टाइप एक थी, या जो आपका ये ट्रेड सिस्टम है उस पे क्या हुआ कि रेड हुई FIA की तरफ से, काफी बहुत बड़ी करप्शन थी, तकरीबन 10 करोड़ डॉलर के करीब थी। तो उसके सबसे पहले क्या चीज कलेक्ट की गई, उसके वो सिस्टम, लैपटॉप, उसका पूरे के पूरे LEDs, उसकी फ्लैशेस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पर डिजिटल या हार्डवेयर फॉर्म में थी, वो सारे के सारे सबसे पहले वो उठाई गई। दैट्स द कलेक्शन मीडिया, उसकी हार्ड ड्राइव। इसी तरह देखो, जब शुगर माफिया के अगेंस्ट एक्शन हुआ गवर्नमेंट का, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनके डाटा उठाए वहां जाके, उनके वो हार्ड ड्राइव उठा रहे, उनके CCTV रिकॉर्ड उठा। इसी तरह FBI जब किसी पे अटैक करता है, जाके यानी कि कोई हमला ये समझ लीजिए जो भी काम करता है, सबसे पहले वहां के वो क्या लेता है, सर्वर्स के अंदर घुसता है, जो उनकी डिजिटल फॉर्म के अंदर चीजें पड़ी होती हैं वो चीजें उठाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ फोरेंसिक डाटा एंड एक्विजिशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ दैट डाटा, ये कलेक्शंस है प्लीज। सबसे पहले तो आपने वो इक्विपमेंट, हार्डवेयर चीजें या सॉफ्टवेयर चीजें, जो भी चीजें, वो आपने कलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। एंड द सेकंड वन प्रोसेस इज द डाटा एंड एग्जामिनेशन, कि फिर आपने एग्जामिन करना है कि ये डाटा किस टाइप का है, असेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन करनी है, और कलेक्ट करना है डाटा को। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन, दैट्स इज द एनालिसिस।
अब क्या करना है कि ड्राइंग करनी है आपने कंक्लूजन्स फ्रॉम द डाटा एंड कोरिलेशन ऑफ द डाटा विद मल्टीपल सोर्सेस कि कहां से ट्रांजैक्शन आई, कहां से ट्रांजैक्शन गई, किसके नाम का अकाउंट था, किसके नाम का अकाउंट नहीं किए। अगर लेट्स सपोज ये फलूदे वाले का नेम का अकाउंट था तो ये जरदारी साहब के अकाउंट तक कैसे पहुंच गया। इसी तरह क्या था कि किसी जैसे टीटी बनती हैं फॉरेंसिक के लिए कि बाहर से पैसा अंदर, अंदर से बाहर कैसे हो रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन के लिंक कहां से हुए हैं। ये होती है बड़े हसास मामला एक तरह से कि बेसिक आप देखो ना, वो अभी एक इशू मीडिया पे बना हुआ था कि अयान अली का टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से जा रहे हैं और बिलावल साहब के पैसे भी एक ही अकाउंट से जा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई। बेसिक मैं किसी भी पॉलिटिकल, मैं एक दफा फिर अगेन आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये एग्जांपल देनी पड़ रही है और ये वो एग्जांपल हैं जो ओपन सोर्स हैं, जो मीडिया से हमें मिली है। तो मैं इंटरनली खबर लीक नहीं कर रहा, पहली बात तो ये भी है, ठीक है ना। हाँ, कोई मुझसे इससे एग्री करता है, कोई डिसएग्री करेगा, वो उसका अपना पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई जो हमें मीडिया से खबर मिली है कि भाई उनके अयान अली के अकाउंट के भी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट से हैं, बिलावल साहब के भी एक ही हैं, बिलावल हाउस के बिल भी उसी अकाउंट से पे किए गए हैं, सारी चीजें लेट्स सपोज ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। एनालिसिस करना कि पूरा एक डाटा, पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, रॉ मटेरियल में उसको कैटेगराइज करना डाटा को कि कौन हमारे काम का कौन सा डाटा, कौन सा काम नहीं है, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन करना कि ये किस किस के साथ लिंक्ड है। ठीक हो गया। एंड फोर्थ वन इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट इज अ रिपोर्टिंग, ये एविडेंस जिसको हम कहते हैं, कहते हैं प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना इन्फॉर्मेशन दैट द रिजल्टेड फ्रॉम द एनालिसिस फेज। ठीक हो गया। अगर तो एविडेंस नाकाफी है तो फिर दोबारा सर्कल चलेगा, लाइफ साइकिल चलेगा, कलेक्शन पे आएगा, फिर दोबारा डाटा, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर एविडेंस नाकाफी है, फिर दोबारा। और हमारे यहाँ तो अक्सर एविडेंस ही नाकाफी होते हैं। बस ये इन शॉर्ट वर्ड कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कुछ बता सकता मैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होता है, ठीक है ना, कि एविडेंस के टाइप कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ बेस्ट एविडेंस होते हैं, कुछ कॉर्पोरेटिंग एविडेंस होते हैं। अब कहते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो सबसे ताकतवर एविडेंस होता है वो डायरेक्ट एविडेंस होता है, जिसे कहते हैं आई विटनेस। यू नो व्हाट इज आई विटनेस, जिसने अपनी चश्मदीद आंखों से जिसने देखा हो कोई काम, वो होता है आई विटनेस। जैसा कि वादा गवाह माफ बन जाना, आई विटनेस होते हैं वो टाइप के। कहते हैं एविडेंस दैट वाज अ, कहते हैं इंडिस्प्यूटेबली क्या यार जो भी है, पोजेशन ऑफ द एक्यूज इज आई विटनेस एविडेंस। इसको कहते हैं डायरेक्टली, जिसने खुद देखा हो या वो खुद टारगेट किया हो। इनडायरेक्ट द एविडेंस एस्टैब्लिश अ हाइपोथेसिस इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्ट्स। ये हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस थ्योरीज होती है आपकी, थ्योरी के थ्रू। कहते हैं इट आल्सो नोन एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या कहते हैं एनवायरमेंटल एविडेंस भी हम इसको कह सकते हैं दूसरे वर्ड में। उसके बाद बेस्ट एविडेंस, कहते हैं दिस एविडेंस कुड बी स्टोरेज डिवाइसेस used by an accused, the storage devices are archive of the files that can be proven to be the unaltered। ठीक हो गया, जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसके। उसके बाद कॉर्पोरेटिंग, कहते दिस एविडेंस सपोर्ट द assertion, assert जो होता है that is developed from the best evidence। ये चीजें होती है। उसके बाद कहते हैं एविडेंस कलेक्शन ऑर्डर क्या है, वोलाटाइल टू नॉन वोलाटाइल कंटेंट्स। देखो वोलेटाइल क्या होती है कि जब तक ऑन है डाटा तब तक वो चल रहा है। लेट्स सपोज मेरा लैपटॉप ऑन है, रैम के अंदर ये सारी चीजें क्लियर है, पड़ी हैं, जैसे ये रीबूट होगा ये गया, तो सबसे पहले आपने किसका कॉन्टेक्ट ले उठाना है, रैम का, कैशेस का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उठाना है कॉन्टेक्ट कंटेंट्स ऑफ फिक्स्ड डिस्क। फिक्स्ड डिस्क क्या होती है आपकी, यू नो वेरी वेल, आपकी हार्ड डिस्क। उसके बाद आर्काइव डाटा, बैकअप डाटा। बैकअप आपके क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है या किसी के साथ लिंक होता है, जो उस लैपटॉप के साथ, उस मोबाइल के साथ लिंक्ड होता है। तो ये आपने क्या करना है, एविडेंस कलेक्शन ऑर्डर फॉलो करना है कि सबसे पहले वो जिसके चांस जल्दी खत्म होने के हैं, ठीक है ना। तो जो जल्दी पहले लॉस होगा उसको जल्दी जल्दी, क्योंकि व्हेन डिवाइस टर्न ऑफ तो आपका रैम तो गया, तो इसे इसको पहले पहले आपने कलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने हार्ड ड्राइव पे आना है, लीस्ट वोलेटाइल पे, फिर इसी तरह काम। क्लियर है यहाँ तक, किसी को क्वेश्चन, एनीवन? हाँ जी, किसी पर्सन का यहाँ तक क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलें, गुड हो गया।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी चेन ऑफ कस्टडी को बताएगा। व्हाट इज द चेन ऑफ कस्टडी? चैट बॉक्स में बता दे। चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं इन्वॉल्व द कलेक्शन, हैंडलिंग एंड सिक्योर स्टोरेज ऑफ एविडेंस। द डिटेल रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट ऑफ द फॉलोइंग। कैसे? हु डिस्कवर्ड एंड कलेक्टेड द एविडेंस, किस बंदे ने डिस्कवर्ड किया और किस बंदे ने कलेक्ट किया एविडेंस को। ठीक हो ना? रिपोर्ट बनती है ना प्रॉपर, जज को पेश की जाती है कि सर किसने इन्वेस्टिगेशन की, किसने डाटा कलेक्ट किया, किसने रेड की थी, किसने क्या काम किया था, ईच एंड एवरीथिंग। कहते हैं ऑल डिटेल्स रिकॉर्डिंग द हैंडलिंग ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग टाइम्स, प्लेसेस एंड पर्सन इन्वॉल्वड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि अक्सर हमारे यहाँ एविडेंस टेम्पर्ड हो जाता है या अक्सर एविडेंस नाकाफी हो जाते हैं। उसकी वजह को मुझे बताना पसंद करेगा? सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हमारी मजबूरी भी होती है डिपार्टमेंट्स की। उसकी एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब हम किसी डाटा, लेट्स सपोज हमने डाटा रिकवर किया, एविडेंस किया, वो तो उसी डेट का है। जब हम उसको कॉपी करते हैं तो कॉपी उस डेट का नहीं होता, कॉपी उस डेट का होता है जिस डेट को आप कॉपी कर रहे हो। तो अक्सर क्या कहते हैं लीगल कोर्ट्स के अंदर, सर ये केस तो है उस डेट का, डाटा मिला है इस डेट का, हाउ इज पॉसिबल? कुछ बात समझ में आई या नहीं जी? किसी जी को ये सर, बात समझ में आई? जी, टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लास्ट बैच के अंदर कुछ थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाले थे पर्सन, तो वो यही इशू उनको था। कहते हैं सर हमारा तो रिजेक्ट हो जाता है, इसका कोई तरीका बताओ। फिर मैंने उनको बताया था, मैंने कहा आप ओरिजिनल, कहते ओरिजिनल हम पेश नहीं करने देते हमें, बाद में ओरिजिनल पेश हो जाए तो फिर वैसा। कहते अगर किसी को करना हो ना हमें इतना डिले चले तो फिर हम कॉपी वाला कर लेते हैं। तो टाइम स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टाइमिंग बहुत इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, इसलिए कि आप उसके स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करो, कुछ ना कुछ एविडेंस कर लो, वो आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है ना? आपको रखना एविडेंस की ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि अक्सर क्योंकि अल्टर जब हो जाए ना, एकदम मैनिपुलेट हो जाए, बड़ा मसला हो जाता है। आप उसको नहीं कर सकते, फिर आपके लिए अच्छे खासे फोरेंसिक्स करनी पड़ जाती हैं, टाइम लग जाता है, बहुत सारे काम लग जाते हैं। तो इसलिए फिर आपको पता है ना, हमारे माशाल्लाह अदालतें भी तो कमाल ही है ना। मैं मुझे यार फंसवाना देना अदालतों के चक्कर में, लेकिन हमारी अदालतें तो फिर माशाल्लाह ही है ना भाई। बस क्या कह सकते हैं, गरीब के लिए तो जज बदल जाते हैं, अमीरों के लिए तो संडे को रात 1 बजे भी अदालतें ओपन होती है माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किसने कलेक्ट किया, ऑल डिटेल रिकॉर्डिंग हैंडलिंग एविडेंस है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए किसी को अगर बुरी बात लगे तो मैं एडवांस सॉरी कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे लॉज के अंदर, बहुत सारे फ्लॉज हैं। लॉज तो है नहीं, सिर्फ सारे फ्लॉज ही हैं बस। कहते हैं हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एविडेंस। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज असाइंड एंड व्हेन कस्टडी चेंज। किसको असाइन किया गया और कस्टडी चेंज कब हुआ? कहते हैं हु हैज फिजिकल एक्सेस। ये हम वैसे फिजिकल कहते हैं, ये फिजिकल वर्ड है, मुझे भी अब पता लगा जब मैंने ऑनलाइन कोई क्लास ली थी। तो हु इज फिजिकल एक्सेस टू द एविडेंस व्हाइल इट वाज स्टोर्ड। कि एविडेंस को स्टोर्ड कैसे किया गया? फिजिकल। अगर आपकी हम पाकिस्तानी वर्ड यूज करते हैं फिजिकल, वैसे फिजिकल है ये। कहते हैं एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनली द मोस्ट एसेंशियल पर्सन। हमारे यहाँ इतने कानून के अंदर फ्लॉज हैं। एविडेंस कलेक्ट मैंने किया है, मैंने आगे दिया, वो चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ और है, प्रेजेंटेड कुछ और हो रहा है, आगे कुछ जाके कुछ और हो रहा है। तो वो सर साहब बस मैंने तो आगे बहुत सारे इस तरह केस में देख चुका हूँ। उसको कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी एंड प्रिजर्वेशन। कहते हैं कि टाइम, देखो ना अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, पूरे इस पे कहते हैं टाइम स्टैंपिंग ऑफ फाइल्स शुड बी प्रिजर्व्ड। कहते हैं हेंस द ओरिजिनल एविडेंस शुड बी कॉपीड। ठीक है ना? अपने ओरिजिनल एविडेंस को कॉपी बनाना है, एंड एनालिसिस शुड बी ओनली द कंडक्टेड ऑन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल। द टाइम स्टैम्प मे बी पार्ट ऑफ द एविडेंस।
ध्यान में रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आपका जो टाइम स्टैम्प्स है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत की पॉइंट है कि अगर ओपनिंग फाइल फ्रॉम द ओरिजिनल मीडिया शुड बी अवॉइडेड, क्या कि आपने जो ओरिजिनल मीडिया है उसको ओपन करने से अवॉइड करना है। कहता है आर्काइव एंड प्रोटेक्ट द ओरिजिनल डिस्क टू कीप इट इन द ओरिजिनल अनटैपर्ड विद, ठीक है ना, अनटेम्पर्ड, टेम्पर्ड करना है, अनटेम्पर्ड होना चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए उसके ऊपर। उसको कहते हैं स्पेशल टूल्स शुड बी यूज्ड टू प्रिजर्व फोरेंसिक एविडेंस बिफोर द डिवाइस इज शट डाउन। ठीक हो गया ना, कि शट डाउन करने से पहले आप स्पेशल टूल यूज करो जिसमें प्रिजर्व करो, डाटा एविडेंस कलेक्ट करो, रैम का ईच एंड एवरीथिंग का, एंड द एविडेंस इज लॉस्ट, फिर उसको आप शट डाउन कर दो, क्योंकि जैसे शट डाउन हो तो आपका एविडेंस को लॉस्ट हो जाएगा। उसके कहता है यूजर शुड नॉट डिस्कनेक्ट, अनप्लग और टर्न ऑफ इन्फेक्टेड मशीन्स अनलेस एक्सपेक्टेड टोल्ड टू डू सो सिक्योरिटी पर्सनल। तो कब तक, अगर आपके पास जैसे रैंसमवेयर आता है कि उसको क्या करता है कि डिस्कनेक्ट, ये को और तरह का है, जब हम फोरेंसिक करें तो उसमें आपको अनप्लग नहीं करना चाहिए, टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए मशीन्स को। उसको कहते हैं फॉलोइंग दिस प्रोसेस विल इंश्योर दैट एनी एविडेंस ऑफ क्या कहते हैं malpractice will be preserved and any indicators of compromise can be identified। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की है वो आपके टाइम स्टैम्प्स है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके अटैक एट्रीब्यूशंस। अब अटैक एट्रीब्यूशन कहते हैं थ्रेट एट्रीब्यूशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल्स, organization or nation responsible for successful intrusion or an attack incident। कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिस्पांसिबल थ्रेट एक्टर्स हैं। अब इसमें बहुत सारे टीटीपी है, ये टीटीपी वो वाला नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला नहीं है, ये है टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीजर। और यही आपका साइबर सिक्योरिटी समझ लें, यही सिक्योरिटी समझ लें, यही चीज है, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर। ये शॉर्ट वर्ड है किसी भी एक अच्छे इंट्रूडर, अच्छे हैकर्स, अच्छे इथिकल हैकर्स, जो मर्जी नाम कर लो, उसके टैक्टिक्स को रिलेट्स है ना, टीम रिस्पांसिबिलिटी, इंसिडेंट, ठीक है ना। अब ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर that were used in the incident with other known as exploits। जो आपके दूसरे वर्ड में आप एक्सपर्ट्स के देख रहे हो, some aspects of the threat है, aid attribution है, उसके बाद for internal threats क्या है, internal तो वैसे बहुत ज्यादा थिंग है उसमें। ये तो कहते हैं asset management plays a major role, कहते हैं uncovering the devices from which an attack, कहते हैं IP address, MAC address and DSCP logs can help track the addresses used in the attack back to specific device। जहाँ से अटैक जनरेट हुआ है तो हम किससे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड डीएचसीपी लॉग की मदद से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो द मिट्रो 8080 AWT एंड सीके फ्रेमवर्क, ये कहते हैं आपके, मैंने कल मिट्रो भी ओपन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर शायद, एडवर्सरी टैक्टिक्स है, टेक्निक्स एंड कॉमन नॉलेज है। कहते हैं फ्रेमवर्क इनेबल्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अटैकर्स टैक्टिक्स, उसने कौन सी, अटैकर ने कौन से टैक्टिक यूज किए, कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा प्रोसीजर यूज किया, मतलब टीटीपी वाला काम। आपने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनना है सबने, ठीक है। एक मिनट यार होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो कौन आप में से अच्छा टीटीपी बनना चाहेगा? तहरीक तालिबान नहीं, वैसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनालाइजर वही होगा जो ये जिसकी टीटीपी मतलब बंदे वो उसकी जो क्या कहना रैंक अगर उसका हाई होगा टीटीपी का। उसे कहता है कि अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, कहता है टैक्टिक्स कंसिस्ट ऑफ द टेक्निकल गोल्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने टीटीपी एज अ पार्ट ऑफ थ्रेट डिफेंस एंड अटैक डिविजन, उसको कहता है एन अटैकर मस्ट अकम्प्लिश टू एग्जीक्यूट एन अटैक। टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स आर मीन्स बाय व्हिच द टैक्टिक्स आर अकम्प्लिश्ड, ठीक है ना। टेक्निक्स वो जो आपने टैक्टिक्स सेट किया, गोल सेट किया, और प्रोसीजर क्या है, आर द स्पेसिफिक एक्शंस टेकन बाय द थ्रेट एक्टर्स इन द टेक्निक दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब ये मित्र 8080 एंड सीके फ्रेमवर्क एक ग्लोबल बेस है थ्रेट एक्टर बिहेवियर्स के बारे में बताता है। ये
कहता है डू एन इंटरनेट सर्च एंड मीटर AT&T एंड CK टू लर्न अबाउट द टूल। तो ये आपने सीखना है अगर टाइम मिल जाए तो। ये कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपको बताएगा सारी चीजें, ठीक है ना, इस पर आपने देख लेनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइबर किल चेन, कि आपने साइबर किल चेन वाज डेवलप्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट साइबर इंट्रूशन। इंट्रूशन सिस्टम्स को क्या करना है, अगर साइबर अटैक आता है तो उसको आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है एंड उसको किस तरह प्रिवेंट करना है। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम कोई अटैक जनरेट करना चाहते होते हैं ना, तो उसके भी यही फीचर्स हैं, जिसको हम CTF में अक्सर नाम कहता हूँ, कैट द लॉग, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी यही क्या होता है कि सबसे पहले आपने रिकन करते हो, क्या करते हो, रिसर्च करते हो टारगेट इंफॉर्मेशन की, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आपने इंफॉर्मेशन फेच कर ली, सर्च कर ली, उसकी पोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ भी कमजोरी, सब कुछ। फिर आप क्या करते हो उसके लिए वेपनाइजेशंस, उससे क्या करते हो, अब आपको देखो ना, आपको चलो भाई इंडिया की कमजोरी क्या है, तो हम देखेंगे चलो भाई हेलीकॉप्टर होने चाहिए, F-16 होने चाहिए, थंडर होने चाहिए, ये होने चाहिए। दैट्स अ वेपनाइजेशंस, कि हम किस तरह उसको मार सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है कि आप उसके लिए वेपनाइजेशंस करो, कि आपको AK-47 चाहिए, SSG चाहिए, क्या क्या चाहिए, या आपको आर्मी कौन कौन सी चाहिए, नेवी चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, उसके अंदर ये सारे काम होते हैं। ये इसमें मैं टूल की बात करूंगा वेपन से। पेयरिंग रिमोट मालवेयर विद बैकडोर टू क्रिएट अ पेलोड। थर्ड वन ऑप्शन क्या है, डिलीवरी, डिलीवरी वेपन टू विक्टिम थ्रू ईमेल और द मींस, इसको भी करना है। एक्सप्लॉयटेशन, जो डिलीवरी, जो अपने वेपन बना के भेजा तो अब उसको धमाका करने की बारी आ गई। एग्जीक्यूट कोड ऑन द वल्नरेबल सिस्टम बाय ट्रिगिंग द कोड। उसके बाद कहता है फिफ्थ ऑप्शन है आपका इंस्टॉलेशन, जो ये देखो ये तरतीब है, एक जिस जगह पे फेलियर वहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका रिकन हुआ ही नहीं है और आप वेपन बना के अटैक कर दो, ऐसा कोई चांस नहीं है। हाँ, आपने रिकन कर लिया है लेकिन वेपनाइजेशन की ठीक नहीं की और आप डिलीवरी कर दो और आपको लगे धमाका हो जाए, ऐसा भी कोई चांस नहीं है। चले भी, आपका रिकन भी ठीक है, वेपनाइजेशन भी ठीक है, डिलीवरी भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लॉइट ही नहीं हुआ, कोड रन ही नहीं हुआ, ट्रिगर ही नहीं हुआ, कहां से इंस्टॉलेशन कर पाओगे, कोई चांस नहीं है। चलें जी, एक्सपायर्ड हो गया, इंस्टॉलेशन भी हो गया, कमांड एंड कंट्रोल से उसकी कोई फायर वाले इतना स्ट्रॉन्ग तो उसने डिटेक्ट कर लिया, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है कि आउटसाइड सर्वर कमांड चैनल इज क्रिएटेड टू मैनिपुलेट टारगेट। उसको कहते हैं एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, कि अटैकर यूज हैंड्स ऑन कीबोर्ड एक्सेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटैक। ये होता है स्टेप ऑफ द साइबर किल चेन, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रिकन करना होता है, उसके बाद वेपनाइजेशन है, उसके बाद डिलीवरी है, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद इंस्टॉलेशन है, उसके बाद आपका एक्सेस आ जाती है, कमांड एंड कंट्रोल है, उसके बाद एक्शन और ऑब्जेक्टिव है। कहते हैं थ्रेट एक्टर रेफर टू पार्टी, क्या कहते हैं, इंस्टिगेटिंग द अटैक। हाउएवर लुक हिड, जो मार्टिन यूजेस द टर्म एडवर्सरी कहते हैं इसको इन द साइबर किल चेन। Therefore, the term adversary and threat actors are uninterchangeable in this topic. बात वही आ जाती है, दोनों के सेम है, या इस तरफ से कान पकड़ लिया, इस तरफ से कान पकड़ लो। अब जो एडवर्सरी टैक्टिक्स हैं जो उसके मुखालिफ हैं और कुछ सॉक डिफेंस सिस्टम के हैं। अब कहते हैं जो रिकन की बात करें, रिकनसेंस की बात करें, इज अ व्हेन द थ्रेट एक्टर परफॉर्म रिसर्च गैदरिंग इंटेलिजेंस एंड सेलेक्ट टारगेट्स। अब क्या कहते हैं कि प्लान करता है एंड कंडक्ट करता है, एज ए हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये एडवर्सरी टैक्टिक्स वो है सर। और उसके बाद डिफेंस, सॉक डिफेंस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो डिफेंस स्टिक पे बैठा है, कहता है हार्वेस्ट ईमेल एड्रेस, आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ऑन द सोशल मीडिया, collect all public relation information, press release, everything, और कहता है डिस्कवर इंटरनेट फेसिंग सर्वर, कंडक्ट स्कैन फॉर द नेटवर्क एंड आईपी। यही काम करते हैं ना, और क्या काम किए पिछले पूरे कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं एज ए सॉक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहता है, डिस्कवर एडवर्सरी इंटेंट, कहता है वेब लॉग, उनके अलर्ट्स एंड हिस्टोरिकल सर्चिंग डाटा, डाटा माइन, ब्राउज एनालिटिक्स करना है, बिल्ड प्लेबुक करना है टू डिटेक्ट बिहेवियर ऑफ एडवर्सरी टैक्टिक्स के अगेंस्ट जो आएगा। उसके बाद कहता है प्रायोरिटाइज डिफेंस अराउंड टेक्नोलॉजीज यूज करेगा, पीपल दैट एक्टिविटीज टारगेटेड।
क्लियर है? यहाँ तक ये रिकन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ चला रहा है, उसका उलट भी और वो भी। सॉक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मतलब ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों सेम चल रहे हैं। गरम चाय का कप होना भी जरूरी, लेकिन रोजा है, भूल के पी ना बैठना जुनेद। बाद में चलो मैंने तो रोजा रखा था सुबह। अच्छा इंडिया के लिए बोल रहा है, हाँ फिर तो वही चीज है ना, फिर तो गर्म चाय, वहां तो हम चाय तो हम पेश करते हैं, कोई मसला नहीं है। चाहे कोई काम नहीं कर लो ना, चाहे चाय आपको जरूर पेश की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मजाक में ना लीजिएगा। ये मत समझ लें आपकी साइबर सिक्योरिटी के ना बेस समझ लें, ये टॉप समझ लें, ये बेस एंड टॉप दोनों पे खड़ा है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें बेस से स्टार्ट होकर आपको टॉप पे लेके जा रही है। तो इसलिए ये मैंने, इसलिए देखो इसमें दोनों चीजें मैंने करवाई हुई हैं कि आपका हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात हो सकती है और डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात हो सकती है, दोनों चीजें हैं इसमें। ठीक है ना? कहीं भी इशू आया तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा विदाउट किसी हेजिटेशन के। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वेपनाइजेशन। ये वेपनाइजेशन किस बेस पे तैयार किया जाता है? जो आपने रिकन किया है, ये ध्यान में रखना। आप अंदाजे से कोई वेपनाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना? प्रिपेयर करना द स्टेज ऑफ द ऑपरेशन, ऑब्टेन एन ऑटोमेटेड टूल टू डिलीवर द मालवेयर पेलोड वेपनाइजर, जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट और क्रिएट डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंट द विक्टिम। किसी को पीडीएफ फाइल भेज देना, किसी को पिक्स भेज देना, किसी को लिंक भेज देना, किसी को क्या कर देना, ये सारे के सारे काम आपके वेपनाइजेशन के अंदर आते हैं। डिटेक्ट एंड कलेक्ट वेपनाइजेशन आर्टिफैक्ट्स। और सॉक का क्या काम है कि जो न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं एडवर्सरी एंड से, उसके अगेंस्ट आपने प्लेबुक सेट करना है। ठीक हो गया? इंश्योर करना दैट आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रूल्स एंड द सिग्नेचर आर अप टू डेट। कंडक्ट फुल मालवेयर एनालिसिस करना है। बिल्ड डिटेक्शन फॉर द बिहेवियर फॉर नॉन वेपनाइजेशन करना है। ठीक है ना? सारे उसके काउंटर करने, मतलब जो एडवर्सरी टैक्टिक्स में आ रहे हैं उसके काउंटर आपको पहले से रेडी करके रखना है। ठीक है? तो ये बहुत ही, मैं इसलिए देखो ना, अब जीरो डे अटैक्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अ जीरो डे अटैक? इसमें वैसे दो टर्म है जीरो डे अटैक के। जीरो डे अटैक, जी मुझे कौन बता रहा है जीरो डे अटैक? हाँ ठीक है। अब इसमें वैसे दो चीजें हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है ना? एक तो वो है कि जो अभी तक हैक नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब हैक नहीं हुआ, वो आपका जीरो डे, मतलब जो फर्स्ट टाइम हैक हो वो जीरो डे अटैक होता है। फर्स्ट टाइम मतलब कोई आपने एक न्यू चीज मार्केट में लॉन्च की हो, वो अभी तक हैक नहीं हो, और जब जैसे वो हैक होगी तो वो आपकी जीरो डे है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि मोस्ट जो एक टर्म यूज करते हैं अक्सर, ये दो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। एक होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर वो उसका कोई सोल्यूशन आ गया या उसको हैक हो गया तो वो भी जीरो डे अटैक होता है। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जब तक वो फर्स्ट टाइम, जब जो फर्स्ट टाइम में अटैक होता है, ठीक है ना, वो आपका जीरो डे अटैक होता है। ठीक हो गया? चलेंगे आगे चलते हैं। कहते जीरो डे अटैक यूज अ वेपन दैट्स अननोन टू डिफेंडर्स। पता नहीं होता कौन सा है कौन सा नहीं है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि जीरो डे अटैक है ना, उसका तो अभी तो कुछ पता ही नहीं है मेरे पास। उसमें कहता है डिलीवरी। ड्यूरिंग दिस स्टेप द वेपन इज ट्रांसमिटेड टू द टारगेट यूजिंग द डिलीवरी वेक्टर। कहते हैं इफ द वेपन इज नॉट डिलीवर्ड द अटैक विल अनसक्सेसफुल। डेफिनेटली अब अनसक्सेसफुल रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने डिलीवरी करी ही नहीं है भाई, वेपन बन के पड़ा है, और जैसे हमारे एटम बम अभी तक पड़े हैं, लेकिन कभी न कभी जब यूज होंगे तो फिर वो डिलीवरी ऑप्शन पे आएंगे। अभी हमारे कहाँ तक पड़े हैं? वेपनाइजेशन तक पड़े हैं।
हाँ, जो बाकी गन शन है कि 47 ये हेलीकॉप्टर वगैरह, ये थंडर वगैरह F-17, ये अभी यूज हो जाता है, जैसे इंडिया के साथ हुआ है, तो ये डिलीवरी से आगे तक पहुंच चुके हुए हैं। तो कहते हैं कि एडवर्सरी अटैक कहते हैं लॉन्च मालवेयर एट टारगेट, डायरेक्ट अगेंस्ट वेब सर्वर्स, इनडायरेक्ट डिलीवरी थ्रू मतलब मलिशियस ईमेल, मालवेयर यूएसबी, जैसा कि हमें मिल जाती है, वो मिल गई भाई हमें मार्केट से, मतलब गिरी हुई किसी की यूएसबी मिल गई 128 GB की, वो भाई फौरन जाके अपने अपने लैपटॉप में घुसा दी। बाद में पता चलता है भाई ये तो छोड़ी इसलिए गई थी, फिर मत्था पकड़ के बंदा बैठा होता है। सोशल मीडिया इंटरेक्शंस है, और सोशल मीडिया इंटरेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपकी क्या आ जाती है, सबसे अच्छी चीज क्या नाम क्या जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक है ना, इमोशनल, जैसे कि आई लव यू वायरस हिट हो गया था, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे उन्होंने आई लव यू बस उसी चक्कर में ही खोल ली थी है। इसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत सारे होते हैं। और या इसका अदर वर्ड हम यूज करें तो सभा लोड वाली, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। अगर सॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ब्लॉक डिलीवरी ऑफ मालवेयर है, एनालाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर पाथ यूज टू डिलीवरी, के कौन सा पाथ यूज करें, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करें, तो ये सारे काम। ठीक हो गया, तो ये आपने करना है, सॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को रेडी रखना है। और इसमें तो वैसे आप सबको बहुत दिमाग चलेगा एडवांस टैक्टिक्स के अंदर का, इसमें तो मुझे बताने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उल्टा काम तो हम वैसे भी ना, हम हमेशा किसी का नेगेटिव ज्यादा, ये इंसानी नेचर है कि वो नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व करता है और उसका उसमें दिमाग ज्यादा रहता है। डिफेंसिव सिस्टम में हमारे दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको एडवर्सरी टैक्टिक्स आते हैं तो फिर सॉक भी आपको बहुत अच्छे तरीके आता होगा। वैसे जो सॉक पे होता है ना, उसको सबसे ज्यादा पता होता है एडवर्सरी टैक्टिक्स, और जिसने जस्ट टारगेट करना है, अटैक जनरेट करना है, सारे काम करना है, उसको शौक शायद, मतलब डिफेंस सिस्टम उसको थोड़ा सा वीक हो, लेकिन जो डिफेंस पे होता है वो ऐसे समझ लें कि वो एडवर्सरी से हो क्या है, वो उसको पता होता है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयट धमाका करना, ठीक है ना। एडवर्सरी टैक्टिक्स कहते हैं एक्सप्लॉयट वल्नरेबिलिटी टू गेन एक्सेस, यूज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है, क्योर टू डेवलप एंड एक्सप्लॉयट करना है, हमने ह्यूमन एरिया में क्या ओवर शोल्डर करता है, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या कहता है कि हार्डवेयर को लेके चला जाए, यूज सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने बात की थी किसकी, नेक्स्ट की, और बहुत सारी बात की थी। उसके बाद अब सॉक के अंदर क्या कहते हैं, ट्रेन एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, सिक्योर कोड करना है, हार्डनिंग डिवाइस करना है, हार्डनिंग डिवाइस हार्डनिंग हमने देखी थी, उसमें सबसे पहले फिजिकल डिवाइस हार्डनिंग थी। ये ना हो कि आपने सही सारे पासवर्ड लगा दिए, सब भाइयों ने पासवर्ड लगा दिए, सिक्योरिटी लगा दी, एसी लगा दी, फाइव लगा दी, लेकिन छोड़ दी ओपन, और आपको कोई सूटा मार के आया, वो डिवाइस उठा के ले गया, कहाँ गया आपकी सिक्योरिटी, सिरे से खत्म। तो इसलिए सबसे पहले डिवाइस की हार्डनिंग करनी होती है, उसको फिजिकल जो है उसको सिक्योर करना होता है आप लोगों ने। उसके बाद जाके आपने बाकी चीजों पे जाना होता है, और हम अक्सर नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि बाकी चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं और उसको फिजिकली सिक्योर नहीं कर रहे होते हैं, ये मैंने देखा है बहुत सी चीजें। उसके बाद वेब डेवलपर ट्रेनिंग एंड सिक्योरिंग है, उसके बाद रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। उसके बाद एंड पॉइंट हार्डनिंग मेजर्स हैं, एंड पॉइंट ऑडिटिंग एंड फोरेंसिकली डिटरमाइन ओरिजिन ऑफ एक्सप्लॉइट है, ये आपके एक्सप्लॉइटेशंस का है। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का कहता है इंस्टॉल प्रेजेंट बैकडोर, बैकडोर पे जैसे ट्रोजन हॉर्स की हमने बात की, मालवेयर्स की होती है, एडवेयर्स की होगी, स्पाईवेयर्स की होगी, रैंसमवेयर्स की होगी, ये सारे। इसमें ऑटो रन कीज होता है, जो आप की प्रेस करते हो वो चीज होती है, ये सारी काम होते हैं। इसको क्या करना है, आपने डिडक्ट करना है स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉग रखने हैं, एनालाइज करना है, क्या करना है, होस्ट इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम रखना है आपने, लेकिन डिटेक्शन सिस्टम करना है, डिटरमाइन करना है मालवेयर इज नाउन और न्यू, अगर न्यू वेरिएंट का तो उसके अगेंस्ट उसमें काम करना है, आपने डिस्कवर करना है, अबनॉर्मल बिहेवियर को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये आपकी सॉफ्ट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। उसके बाद आता है कमांड एंड कंट्रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये कमांड कंट्रोल के जब आपका बैकडोर बन जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, बैक एंड बैठ के अपने सिस्टम से उनके पूरे के CLI सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और वो एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। अब इसमें क्या कहते हैं कि ओपन चैनल ऑफ टारगेट मैनिपुलेशन है, कि वन वे भी होता है, ओपन टू वे है, कम्युनिकेशन चैनल टू CNC, कमांड एंड कंट्रोल, वैसे इसको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोस्ट कॉमन CNC DNS के साथ आपकी चैनलाइजेशन हो जाती है, प्रोटोकॉल के साथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका DNS का सर्वर ही कंप्रोमाइज हो गया तो फिर तो आपकी सारी वेबसाइट रिडिक्ट हो रही होती है, जैसे कि हमने IP फ्लक्स, डबल IP फ्लक्स
और एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन की हमने पढ़ी थी ये चीजें। उसके बाद कहता है सॉक डिफेंस, कहता है लास्ट चांस टू ब्लॉक ऑपरेशन। क्या कहता है रिसर्च पॉसिबल न्यू सीएनसी, क्या ये आपने सर्च करना है, न्यू क्या डिस्कवर करना है, आइसोलेट करना है डीएनएस ट्रैफिक को, सस्पेक्ट को, डायनामिक डीएनएस को देखना है, प्रिवेंट करना है इम्पैक्ट ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ द डिसेबलिंग सीएनसी चैनल को। ये सारे आपने काम करने एज ए डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट जो टारगेट होता है उसके ऊपर कहते हैं reap the reward of the successful attack, collect user credentials, privilege escalation, मतलब उसमें यूजर अकाउंट सो जो भी इन्फॉर्मेशन सारी ले लो, ईमेल्स की, अकाउंट्स की, बैंक की, सोशल मीडिया की, ओवर एड्स कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उसको करप्ट कर दो, डाटा रैंसम कर दो, सब कुछ कर दो। और आपने क्या करना है, डिटेक्ट द यूजिंग द फोरेंसिक एविडेंस, एस्टैब्लिश इंसिडेंट रिस्पांस प्लेबुक, डिटेक्ट डाटा एक्सप्लॉइटेशन, इंटरनल मूवमेंट एंड अनऑथराइज्ड क्रेडेंशियल जो भी आते हैं बाहर से, इमीडिएट एनालिसिस करना है आपने, फोरेंसिक करना है, एनालिस्ट ऑफ द एंड पॉइंट्स फॉर रैपिड ट्रायल। उसको नेटवर्क पैकेट कैप्चर करना है आपने हर एक को कि कौन सी ट्रैफिक आ रही है और कौन सी जा रही है, ये सारे काम आपने करने हैं। ये था आपका यहाँ पे फोरेंसिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है आपको, एज ए हैकर, एज ए डिफेंडर, एज ए ऑफेंसिव। डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों भी एवन मैंने आपको बताए हैं। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। किसी को क्वेश्चन? जाग रहे हो ना कहीं? वो तो मुझे लगना चाहिए। बोल मैं रहा हूं। कोई हाल नहीं आता शाम आपका, कोई हाल नहीं है आपका। मेरा गला खुशबू हुआ इसमें। उसके बाद कुछ मॉडल्स हैं इंट्रूशन एनालिसिस के, एनालाइज करना है आपने, ठीक है ना। उसमें डायमंड मॉडल्स है सबसे पहले। कहते डायमंड मॉडल ओवरव्यू है, इसके कुछ मेटा फीचर्स हैं, टाइम स्टैम्प, फेस, डायरेक्शन, मेथोडोलॉजी एंड रिसोर्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे डायमंड मॉडल ऑफ इंट्रूशन एनालिसिस रिप्रेजेंट द सिक्योरिटी इंसिडेंट और इवेंट। इसमें 4 कोर फीचर्स हैं। सबसे पहले एडवर्सरी, फिर कैपेबिलिटी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एडवर्सरी क्या है? कहते हैं पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रूशन, कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है भाई। उसके बाद कैपेबिलिटी क्या है? टूल और टेक्निक यूज्ड बाय द एडवर्सरी टू अटैक विक्टिम। कैपेबल टूल कौन सा यूज किया गया, वेपनाइजेशन कौन किस तरह की गई है, ये वो चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क पाथ कौन सा यूज किया गया है, एस्टैब्लिश कैसे किया गया है, ये सारी चीजें। ओवर कमांड एंड कंट्रोल। और विक्टिम क्या, टारगेट अटैक, अटैक कौन सा था, टारगेट किसको किया गया था। अब इसमें मैटर फीचर में बात की कि इसमें टाइम स्टैम्प है कि किस टाइम हुआ, कैसे हुआ, फेस रिजल्ट क्या हुआ, डायरेक्शन उसकी क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी, एंड रिसोर्सेज उसने कौन यूज किए। ये आपका डायमंड व्यू। इसमें कहते हैं पाइवटिंग अक्रॉस द डायमंड मॉडल्स है। अब इसमें एडवर्सरी कैपेबिलिटी वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले फायरवॉल विक्टिम है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन एक्सप्लॉइट है। द डायमंड मॉडल इज एन आइडियल फॉर इलस्ट्रेटिंग हाउ द एडवर्सरी पाइवट फ्रॉम वन इवेंट टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, if an employee reports that his computer is acting abnormally, उसको स्कैन किया जाता है, उसमें टेक्नीशियन देखता है क्या इश्यूज है, इंडिकेट देखता है कि अगर मालवेयर के साथ है तो एनालिसिस करता है, मालवेयर रिवील्स दैट द मालवेयर कंटेन्स द सीएनसी डोमेन्स नेम, बैकएंड से बैकडोर पे आया हुआ है, तो ये उसका आपको सर्च करता है। ये आप उसको किल करना होता है चेन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कहते हैं विक्टिम डिस्कवर मालवेयर, द सेकंड स्टेप है मालवेयर कंटेन्स द डोमेन, सीएनसी डोमेन, और थर्ड वन क्या क्या, सीएनसी डोमेन रिजॉल्व टू सीएनसी आईपी एड्रेस। फोर्थ वन क्या, फायरवॉल लॉग्स रिवील फर्दर विक्टिम कनेक्टिंग सीएनसी आईपी एड्रेस, ये फर्दर कौन सा है। और फिफ्थ क्या है, आईपी एड्रेस ओनरशिप डिटेल्स रिवील एडवर्सरी, कि कहां से बेसिक को अटैक आ रहा है तो वहां से आपने रिवील करना है कि कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा उसका मैक एड्रेस है, क्या चीज है, ये आपने बेसिक काम करना है। उसके बाद डायमंड मॉडल एंड द साइबर किल चेन दोनों चल रहे हैं। अब इसमें रिकन है, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लोरेशन, इंस्टॉलेशन और कमांड एंड कंट्रोल एंड द एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। और एडवर्सरी है, थ्रेट
थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, एडवर्सरी है, ये पूरे उसने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर समझाया हुआ है। विक्टिम 1 है, विक्टिम 2 है कि विक्टिम 1 अगर होता है तो विक्टिम 2 से कैसे कहां से उसको जाके टारगेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, जब आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका लिंक हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो वहां से उसको दूसरे को थ्रेड को एडवर्सरी करवाया जाता है। क्योंकि जब आप नेटवर्क के अंदर, मैंने पहले भी बात की, किसी एक सिस्टम को अगर आप टारगेट कर ले तो बाकी सारे उसके क्या होते हैं, ट्रस्टी सिस्टम्स होते हैं। तो उसकी मदद से फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरे हर सिस्टम को क्या कर सकते हो, इजीली अटैक उस पर जनरेट कर सकते हो, उसको टारगेट कर सकते हो, और उस पर बाकी सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती दूसरे सिस्टम पे। उसमें आपने सिस्टम क्या करना है, 8 पॉइंट करना है। 8 पॉइंट कौन सा आपका एडवर्सरी थ्रेट है, उसके बाद सीधा 10 है, मतलब सारे 8 बाकी फीचर हो जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम आप कर चुके हो। ये आपने इसकी पूरी एक डायग्राम देखनी है, इसमें सिर्फ उसने पूरी ये हिस्ट्री समझाई हुई है, इसमें मैं इस पर नहीं जा रहा। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम है कुछ, क्या क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये इसमें कहता है ऑल द चैप्टर समराइज कंटेंट NIST R2 स्टैंडर्ड है, यू शुड बी फैमिलियर विद द एंटायर पब्लिकेशन। इसके पब्लिकेशन हुई है, ये आपको बताता है क्या कहता है, एस्टैब्लिश इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटी। क्या इसका एम जो है ना, वो क्या क्या, लिमिट टू इम्पैक्ट ऑफ द अटैक, कि आपके एसेट डैमेज ना हो, सारी चीजें ना हो। अब इसमें क्या, कुछ पॉलिसी एलिमेंट्स हैं, कुछ प्लान एलिमेंट्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कमिटमेंट, पर पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी क्या है, स्कोप ऑफ पॉलिसी क्या है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सिक्योरिटी क्या है, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से उनकी क्या चीज है, प्रायोरिटाइज ऑफ सेवरिटी रेटिंग्स क्या है, उनकी सेवरिटी रेटिंग क्या सेट की हुई है, परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है, और प्लान क्या है, मिशन क्या है, स्ट्रेटजी एंड गोल्स क्या है आप लोगों के, सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल कहां से मिलेगी, हाउ द इंसिडेंट रिस्पांस टीम उसको वो कैसे काम करेगी, विल कम्युनिकेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑफ मेजरिंग क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, क्या है टेक्निकल प्रोसेस क्या है, यूजिंग टेक्निक्स क्या है, फिलिंग आउट फॉर्म्स क्या है, फॉलोइंग चेकलिस्ट क्या है, जो चेकलिस्ट हमने लास्ट में बताई थी ना, डेली बेसिस पे ये काम करना है। कहता है इंसिडेंट रिस्पांस स्टेक होल्डर्स है, उनमें क्या है, मैनेजमेंट है नंबर 1, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस है, आईटी सपोर्ट है, लीगल डिपार्टमेंट है, पब्लिक अफेयर्स एंड मीडिया रिलेशंस टीम है, ह्यूमन रिसोर्सेज टीम है, बिजनेस के कंटिन्यूटी प्लानर्स हैं, और उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं इंसिडेंट रिस्पांस के, और कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट रिस्पांस स्टेक होल्डर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन है, इसकी चार लेवल है, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय लेवल है, फॉर मोस्ट डोमेन देयर आर 5 लेवल, हाउएवर फॉर incident response there are 4 level, only 4 level 2 के establish an incident response plan that follow the NIST process, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। लेवल 3 के डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट करना है, आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, रिपोर्ट करनी है, इंसिडेंट स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई, स्टेक होल्डर को जो अभी आपके अपर है। उसके बाद कहता है लेवल 4 क्या कहता है, यूज नॉलेज ऑफ अटैक का टीटीपी। टीटीपी क्या है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ऐसे ना, टेक्निक टैक्टिक्स टेक्निक प्रोसीजर, वो बताना है, नॉलेज देना। टू रिफाइन इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। लेवल 5 का यूटिलाइज एक्सेप्टेड एंड सिस्टमैटिक कंप्यूटर फॉरेंसिक डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, डाटा गैदर कैसे करना। उसके कहते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट रिस्पांस ऑफ लाइफ साइकिल, ये वही है, प्रिपरेशन करना है, डिटेक्शन एंड एनालिसिस करना है। उसके बाद कहते हैं कंटेनमेंट, रिडक्शन एंड रिकवरी, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, प्रिपेयर करना है आपने। कहते हैं द मेंबर्स ऑफ द CSIRT आर ट्रेन्ड एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड एन इंसिडेंट, उसने रिस्पॉन्स कैसे करना है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके हिसाब से। डिडक्ट करना और एनालिसिस कैसे करना है, क्विकली आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना और वैलिडेट्स एन इंसिडेंट। कंटेनमेंट है, रिडक्शन है, और उसके बाद रिकवरी है, CSI एलिमेंट्स प्रोसीजर टू कंटेन द थ्रेट, इरिटेट करना है, इंपैक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन एसेट पे क्या हुआ है, यूज बैकअप करना है, रिस्टोर द डाटा एंड सॉफ्टवेयर करना है। उसके बाद आपने, और पोस्ट इंसिडेंट क्या कहते हैं, आपने पोस्ट करना है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है। ये आपका लाइफ साइकिल है जो आपने चलाना है। ये किसके, NIST के अकॉर्डिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी।
इसमें प्रिपरेशन है, कहते हैं प्रिपरेशन फेज इज व्हेन द सीएस, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कहते हैं फैसिलिटेट्स द होस्ट, एग्जांपल्स इसके, कहते हैं फैसिलिटेट टू होस्ट द रिस्पांस टीम एंड द सॉक आर क्रिएटेड, कि सॉक बनी होनी चाहिए आपकी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए, उस पर रिस्पांस होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट कंट्रोल, और उसको कंट्रोल होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट हमने पहले 2 लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, शुरू के अंदर, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं। उसके बाद कहता है कि यूज सिक्योरिटी अवेयरनेस, ट्रेनिंग देनी चाहिए डेवलपर्स को, डेवलप को सबको, जो नेसेसरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है इंसिडेंट के लिए उसको मिटिगेट और उसको एक्वायर करने चाहिए, इसलिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हर तरह के सॉफ्टवेयर परचेज करती है। उसके बाद आता है कि डिटेक्शन एंड एनालिसिस, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स हैं, अटैक वेक्टर है, डिटेक्शन है, एनालिसिस है, स्कोपिंग है। अटैक वेक्टर क्या है? वेब है, ईमेल है, लॉस और थेफ्ट, इम्पर्सनेशन है, एट्रिब्यूशन है और मीडिया है। डिटेक्शन कैसे करना है? ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आईडीएस है, आईपीएस है, मैनुअल डिटेक्शन है, ये यूजर रिपोर्ट्स है, वो आपके डिपेंड करता है कौन सा मेथड। वैसे जो इन फ्यूचर है वो ऑटोमेटेड डिटेक्शन है, जो कि आपका सौर सिस्टम है। उसके बाद आता है एनालिसिस, कि यूज नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोफाइलिंग टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, उसकी देखना है, हमने एनालिसिस करना है, इस तरह का हुआ पहले, कैसे हमने सिक्योर किया, क्या हुआ, या एक कामयाब जो एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसकी भी आप प्रोफाइल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। स्कोप क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेनमेंट ऑफ द इंसिडेंट, डीपर एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद इंसिडेंट नोटिफिकेशन, नोटिफाई अपर स्टेक होल्डर, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने नोटिफाई करना है। उसके बाद कंटेनमेंट, एराडिकेशन, उसके बाद रिकवरी, गला खुश्क हो गया। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? फॉर एवरी टाइप ऑफ इंसिडेंट a containment study should be created and enforced depending on some conditions होनी चाहिए, शराइत होनी चाहिए। एविडेंस, during an incident evidence must be gathered to resolve it and it is required for the subsequent investigation by authorities, उसको तब भी रखना चाहिए। अटैकर आइडेंटिफिकेशन, कहते हैं आइडेंटिफाई करना है, अटैकर विल मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन द क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स। उसके बाद कहता है इरेडिकेशन, रिकवरी एंड द रिमेडिएशन, मतलब टू इरेडिकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ऑल होस्ट टू नीड रिमेडिएट करना है, उसको कम करना है, फिर रिकवर करना है होस्ट को, यूज क्लीन है, रीसेंट बैकअप्स करना है, रीबिल्ड विद द इंस्टॉलेशन मीडिया करना है, सिंपल वही है। उसके बाद पोस्ट इंसिडेंट, कहता है कि लेसन बेस्ड हार्डनिंग, जो आपने पीछे लेसन हासिल किए हैं, जो आपका लॉसेस हुए, उसकी बेस पर आपने आगे प्लान करना है और फिर उसकी प्रिपेयर करना, फिर डिटेक्शन एनालिसिस सारे काम करने हैं, सर्चिंग करनी। उसके बाद कहता है कि इंसिडेंट डाटा कलेक्शन रिटेंशन है, कहते हैं इंसिडेंट डाटा कलेक्शन और रिटेंशन है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। द बिलो समराइज द इंसिडेंट डाटा कलेक्शन एंड रिटेंशन। इंसिडेंट डाटा कलेक्शन क्या है? कलेक्टेड डाटा आफ्टर द लेसन लर्न, वो लेसन लर्न कब, क्या कहते हैं, सबक कब मिलता है? जब सर पे पड़ती है, ये जब बंदा मुंह के बल गिरता है तब सबक, वो कहते हैं ना लेसन मिलता है, सबक मन हासिल होता है, ये वही काम है। डिटरमिन द इंसिडेंट कॉस्ट ऑफ बजटिंग, इंसिडेंट कॉस्ट क्या हो, अफेक्टिंग द सीएसआर की देखनी है, आइडेंटिफाई पॉसिबल सिक्योरिटी वीकनेस क्या थी थ्रू आवर सिस्टम, द टाइम ऑफ ईच इंसिडेंट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड टू द टोटल टाइम ऑफ ईच फेज, कहता है ओनली कलेक्ट द डाटा दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन एंड द रिफाइन, ये जो लेबर की बात है, जो वहां पे काम करने वाले हैं उसकी बात होती है। परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करनी है, सम ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अब ये रिटेंशन है, कुछ एविडेंस रिटेंशन, कहते हैं क्या होता है कि आपका प्रोसिक्यूशन, कहते हैं व्हेन एन अटैकर विल बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इंसिडेंट, द एविडेंस शुड बी रिटेन्ड अंटिल आफ्टर ऑल लीगल एक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड, तब तक आपको रखना है। डाटा टाइप है, रिटेन करना है ना डाटा को आपने, जो भी आपके रिपोर्ट्स है। डाटा टाइप, एन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाई दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा शुड बी केप्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Cost, if there is a lot of hardware and storage media that needs to be stored for a long time, it can become costly। उधर आपको उसकी कॉस्ट भी देखनी है कि जब तक उसको अपने रिटेन करके रखना है डाटा को, क्योंकि आपको लीगल फेस करने पड़ेंगे। कभी भी जज, हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, ले आओ भाई, पता चलता है कि भाई बंदा ही मर गया है, वो साजिश मर गई है, अच्छी हो गया है, तो फिर ये यहाँ पर ये भी हो सकता है। उसके बाद कहता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये गवर्नमेंटल रेगुलेशंस हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंट्री, हर कंट्री की अपनी हो सकती है,
हमारे यहाँ तो बहुत ही सख्त है, जो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सारा कागज चलता है ना। कागज पे जो पुलिस वाले ने लिख दिया है, जो एफआई वाले ने लिख दिया है, जो लिख दिया जज ने, तो उसी को मानना है। असल में रियलिटी तो वो नहीं जानता ना। तो यहाँ तो ये सिस्टम भी है। तो मैंने नीड टू डिटरमाइन what additional communication is necessary with other stakeholders such as customer, vendors, partner and so on। देखो ना, अब का जर्मनी में किस कंट्री के अंदर किसी ऐप का डाटा लीक हुआ, तो उन ऐप मालकान ने, जो भी थे एप्लीकेशन वालों ने, हर कस्टमर को पे किया था। यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कभी? या तो पूरा का पूरा नादरा का सिस्टम डाटा बिक जाता, तब लोगों को कुछ पे नहीं हुआ। वहां तो सिर्फ एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन लीक होने से हुआ। ये चीज है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है इस मामले में, इस वजह से। क्रिटिकल रिमेडिएशंस है कुछ, ये निस्ट के हवाले से शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। क्या कहते हैं? प्लान इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन विद एक्सटर्नल पार्टीज बिफोर इंसिडेंट अकर, नंबर 1। नंबर 2, consult with the legal department before initiating any coordination efforts. Perform incident information sharing throughout incident response life cycle. Attempt to automate as much of the information sharing process as possible. Automate system. बैलेंस, अब यहाँ पे तो मसला ही एक और है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले से लेनी है, उसको ईमेल कर दो, एफआई वाले की ईमेल गई है, तो 20 दिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसमें पुलिस वालों को चाहिए, उन्होंने सीटीडी को किया, सीटीडी वाले इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ऑटोमेशन सिस्टम ही नहीं है भाई। इसलिए यहाँ पे बहुत चीजें कहते बैलेंस ऑफ द बेनिफिट्स, बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द ड्रॉबैक्स ऑफ शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यहां तक ये हो गया क्लियर। अब यहां तक किसी को क्वेश्चन? एनीवन? जी किसी को क्वेश्चन? क्योंकि मैंने सिस्टम को बहुत गहराई से देखा है, इसलिए। आपने सिर्फ सुना होगा, मैंने देखा है। ये फील्ड ही ऐसे, जब इस फील्ड में आओगे ना, तो आप भी मेरे जैसे बन जाओगे। ठीक है ना? आप जब सुनते ना, आपको ग्राउंड रियलिटी का पता है, कैसे लोगों को मुश्किल फेस होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ सब बिकता है, सब करप्ट है, एक पेंचर वाले तक बंदा करप्ट है। वो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सर, हम अलग, वो है इकरार उसने कौन है, उसने कहा कि हमने एक फेक टीम बनाई। हमने क्या क्या कि टीवी का ना, टीवी का उसके वायर खराब कर दिया। हमने कहा टीवी वाले के पास गए बनवाने के लिए, तो उसने कहा देखो देखो, काफी छावे लगा, सब कुछ किया। तो उसने उसने कहा कि इसका ना ट्यूब पता नहीं सर्किट जल के, तो उस पर 13,000 लगेगा। ठीक है ना? कहता है फिर मैंने ना फ्रिज की तार खराब की, फ्रिज वाले के पास गया, उसने इधर उधर चेक किया, उसने कहा इसका ना कंप्रेसर खराब हो गया, 18,000 रुपये लगेगा। कहता है मैंने बाइक में न्यू ट्यूब डलवाई, न्यू ट्यूब, उसकी आवाज निकाली, पंचर वाले के पास गया, पानी पीने के बहाने में शर्ट पे गया, वापस उसने कहा 2 पंचर।
तो उसको मैंने वीडियो दिखाई, क्योंकि हर जगह वीडियो थी, कहता वीडियो दिखाई तो आगे से पता मुझे क्या कहता है उसके, कहता मैं तेन 4 भी बोल सकता सी। तो शुक्र था मैंने आपको 4 नहीं बोले। तो उसकी बात से मुझे यही वैसे ये उसने तो बड़ी लड़के, मुझे इससे पहले आइडिया हो गया था कि जिसका इस मुल्क में वो शरीफ है जिसका अभी तक दाव नहीं लगा, बस जिसका दाव लगा है ना उसने तो फिर अन्नी फेरी है। इसलिए हमारे मुआशरे के अंदर मैं 1 करोड़ दूंगा इमरान खान को, मेरे बहुत सारे हिसाब होता है उससे, लेकिन एक उसके है, वो कहता है कि जब हम बायसे कौम करप्ट को करप्ट नहीं कहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है ना, मुझे सिर्फ उसकी इस बात से बड़ा वो अच्छी लगी। और वो कहता है कि हम अरबों के जो करप्शन कर कर आने वाले हैं, हम उनको सोने का ताज पहना रहे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे हुआ है ना अरबों के। यार यहाँ इस मैं पाकिस्तानी कानून के बारे में क्या बात करूं, एक जज हॉस्पिटल जाता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल से खुद देखता है कि एक पेशेंट के पास विस्की की या शराब की बोतल पड़ी है, वो खुद सूंघता है, सब कुछ करता है, दोबारा उसी की अदालत में आता है, उसी की अदालत में लिख दिया जाता है कि उसके अंदर शहद थी। शायद सर शायद। तो ये वो सिस्टम है। तो सर बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ना, एक जज खुद देख के आया कि उसके अंदर शराब है, तो उसी की अदालत में चीज आती है, उसी की अदालत में वो शायद साबित हो जाती है। या ना ये स्टैंडर्ड्स है ना। तो हमें जब तक बहसियत एक कौम हम करप्ट को करप्ट नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं तरक्की कर सकते। बहुत सारे फ्लॉज हैं। देखो ना, इस लेक्चर का या हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़ने का मकसद जस्ट ये नहीं था कि भाई हमने हैकिंग सीखनी है, ये करना वो करना है। इसमें बेसिक कुछ चीजें समझाने की ये भी है कि इसका वर्क बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना, अब मौलवियों को यार देखो, अभी भी एक पुलिस कांस्टेबल डेथ हो गई है, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ का क्या हुआ है, यार कहाँ से ये आशिकाने रसूल मोहब्बत हो गई। और बंदा इनसे पूछ ले, अब मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे कि चीनी तुम्हारी 100 रुपए 120 रुपए किलो कम नहीं देते, यहाँ सारे हाजी हैं, सारे आशिकाने रसूल हैं, सब कुछ है, तो मुझे खालिस चीज लेके दे दो। शहर तो मुझसे खालिद नहीं मिलती, दूध खालिद नहीं मिलता, खालिस नहीं मिलता, आशिकाने रसूल बने बैठते हैं यार, सारे हाजी कहलाएंगे। देखो ना, आपको पता है कि अल्लाह के नबी की कई हदीस है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने जखीरा अंदोजी की वो हम में से नहीं है। और अगर उसके नाम पे जाके ये लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे, सारे काम करेंगे, तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ उनकी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, कबूल नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये बड़ा मसला है इस